आर्टिकल्स ए, एन और द, इंग्लिश का एक सदाबहार चैप्टर जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी। आसान क्यों? क्योंकि बस छोटी सी चीज़ें, या तो ए लगाना है या एन लगाना है या फिर द लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होते क्या हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का मतलब है कि आर्टिकल्स निर्धारित करते हैं कि कोई भी चीज़ डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है, कि कोई भी चीज़ निश्चित है या फिर अनिश्चित है। इनका हम प्रयोग करते हैं हमेशा नाउन के साथ। ए और एन, ये एक ही बात है ना, इनको देख लेंगे एक बार कि भाई कब हम ए लगाना है और कब एन लगाना है। द जो है वो आता है डेफिनेट आर्टिकल में। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई द का प्रयोग कब करेंगे, और आगे हम देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग हम कब करेंगे। अगली बात समझते हैं कि इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है। यूज्ड फॉर, इनका प्रयोग होता है ये दिखाने के लिए कि कोई भी चीज़ डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। अब देखो, जब कोई राइटर लिखता है या फिर कोई स्पीकर बोलता है तो उसे तो पता ही है कि वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है। जैसे राइटर ने किसी आदमी का जिक्र किया, या फिर राइटर ने किसी किताब के बारे में कहा, या फिर किसी कूलर, पंखे, किसी के भी बारे में कहा, तो राइटर को पता है और स्पीकर को भी पता है। लेकिन अगर वह बात रीडर को भी पता है या लिसनर को भी पता है, तब हम क्या करेंगे? अगर रीडर और लिसनर को भी अगर वो बात पता है, तब हम प्रयोग करेंगे द आर्टिकल का। यानी कि जब चीज़ डेफिनेट हो जाएगी तब हम लगाएंगे द, और अगर चीज़ इनडेफिनेट है तब हम प्रयोग करेंगे ए या फिर एन का। अब देखते हैं कि भाई इनका इंपॉर्टेंस कितना है, कि इनका महत्व कितना है, कि क्या आर्टिकल्स के बिना इंग्लिश में काम चल सकता है। तो बिल्कुल, अगर प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम बात करें तो वास्तव में इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिकल दृष्टि से अगर हम देखें, जैसे आपने कहा कि आई वांट ए बुक, आई वांट अ बुक, तो अगर आप ए को हटा दो ना यहाँ से और सीधा बोल दो कि आई वांट बुक, तब भी आपका काम चल सकता है। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इनका रोल, है ना। तो प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल तरीके से इनका जो महत्व है इतना ज़्यादा कोई है नहीं, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मान रखा है तो ठीक है ना। तो दो तरह के आर्टिकल्स की हमने बात की, कि द को हम कहेंगे डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन को कहेंगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को कहेंगे और डेफिनेट कहेंगे द को। अब एक जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ज़रूरी है, वो ये कि ए और एन जो है वह क्या दर्शाते हैं। वह दो चीज़ें दर्शाते हैं। ए और एन वन को भी दर्शाते हैं या फिर एनी को भी दर्शाते हैं। आगे और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई किस तरह से ए और एन जो है कभी तो दिखाते हैं वन को और कभी दिखाते हैं एनी को। अब देखते हैं कंडीशन क्या है, कि हम किन कंडीशंस में ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो तीन कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तब आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हो। पहली बात, जिसके लिए ए और एन का प्रयोग किया जा रहा है उसका सिंगुलर होना जरूरी है। दूसरी बात, काउंटेबल होना जरूरी है। तीसरी बात, वह नाउन इंडेफिनेट होनी चाहिए। तो कोई भी नाउन जो सिंगुलर है, जो काउंटेबल है और जो इंडेफिनेट है, उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि प्लूरल के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि जैसे गर्ल्स है, बॉयज़ है, उसके साथ ए और एन नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, अनकाउंटेबल के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि एडवाइस है या फिर इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। शुगर है, वाटर है, इन सब के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो पहली बात, प्लूरल के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे और अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। तो तीन चीज़ हमें जांचनी है। किसी भी नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करना है तो हमें ये देखना है कि नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो जिसे हम गिन सकें, और इंडेफिनेट हो। इंडेफिनेट हो मतलब उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो, यानी कि कौन सा ये पता ना हो। आगे जब बात करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब थोड़ा सा अंतर समझते हैं कि ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं। ए और एन, इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिक जो रूल है वो ये कि ए का हम प्रयोग करते हैं उस नाउन के आगे बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट का मतलब हुआ व्यंजन, हिंदी में होते हैं ना व्यंजन। ये भी रूल है, लेकिन ये एक सेकेंडरी रूल है, कि ए वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट, कि कोई भी नाउन जो कि कॉन्सोनेंट से जिसकी शुरुआत हो। देखो इंग्लिश में वोवल कौन से होते हैं। वोवल की अगर हम बात करें तो ए, ई, आई, ओ और यू,
ये है 5 वोवल्स, इनको छोड़ के बाकी आते हैं कॉन्सोनेंट में। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, बॉय, बी, तो पहली बात तो वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट, लेकिन इसे आप ध्यान मत दो, है ना, ये सेकेंडरी रूल है, हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम इस रूल को याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि ए का हम प्रयोग करेंगे बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड। कि अब ये देखो यहाँ पे बॉय आ रहा है, गर्ल आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है ना, डी, डो, जी, बॉय, तो इन सब के आगे हम लगाएंगे ए बॉय, ए गर्ल, ए डॉक्टर। अब यहाँ पर देखो कि ये भी जो है वोवल है और ये भी वोवल है। यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, लेकिन अम्ब्रेला में भी यू आ रहा है। लेकिन अगर हम अब इस पीछे वाले रूल को ध्यान में रखें कि ए वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर हम उसका ठीक तरह से प्रयोग नहीं कर पाएंगे इस दूसरे में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ध्यान दो कि अम्ब्रेला में साउंड किसका निकल रहा है, अ का। अ क्या है, स्वर। यहाँ पे क्या निकल रहा है, यूनिवर्सिटी, यू क्या है, व्यंजन। तो इसलिए यूनिवर्सिटी के आगे हम ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन अम्ब्रेला भले ही व्यंजन से चालू हो रहा है ना, लेकिन ये जो एक तरीके से जो शब्द है ना, इसमें ध्वनि आ रही है स्वर की, अ, अम्ब्रेला, तो इसलिए लगाया एन, एन अम्ब्रेला। इसी तरह से आगे देखो, ए वन आइड मैन, और यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑरेंज, ऑरेंज, तो ऑरेंज में आया साउंड स्वर, और यहाँ पे देखो वन, ये हो गया व्यंजन। तो जब अगर मैंने बताया कि बस साउंड का ध्यान देना है, अगर साउंड है व्यंजन का तब हम प्रयोग करेंगे ए का, और साउंड है स्वर का तब हम प्रयोग करेंगे एन का, तो एन ऑरेंज, लेकिन यहाँ पर ए वन आइड मैन। अब ऐसा करते क्यों हैं हम, एक ही से काम क्यों नहीं चला लेते? उसका कारण है कि जैसे अगर हम एक ही आगे, ये जो ऑरेंज लिखा हुआ है ना, इसके आगे अगर हम ए लगा दें और इसको फिर पढ़ के देखो आप, ए ऑरेंज, ए ऑरेंज, ए ऑरेंज, तो ये ए जो है ना, ए का साउंड इस ओ में चला जाता है, मतलब क्लियर कट समझ में नहीं आ पाता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एन लगा देते हैं तो बिल्कुल क्लियर एक एक चीज़ समझ में आती है कि एन ऑरेंज, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बस इतनी सी बात है, वरना ये दोनों चीज़ एक ही है, ए और एन। एक और समझते हैं, अब देखो एन को देखते हैं, बिफोर ए वोवल साउंड, कि भाई एन को लगाएंगे हम बिफोर ए वोवल साउंड। जैसे ए को हमने लगाया था बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, इसी तरह से एन को लगाएंगे बिफोर ए वोवल साउंड, कि कोई भी शब्द है हमारा, कोई भी नाउन है, अगर उसकी साउंड वोवल की आ रही है तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। वोवल यानी कि कोई भी शब्द है जो ए, ई, आई, ओ, यू से चालू होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो कि एक तरीके से व्यंजन से चालू होंगे, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से चालू ना होके व्यंजन से चालू होंगे, लेकिन साउंड उनका क्या रहेगा, वोवल रहेगा। अब देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है एन एप्पल, एन एप्पल। अब ये देखो क्या है कि ए वर्ड बिगिनिंग विथ वोवल, ठीक है, यहाँ तो वोवल से शुरू हो रहा है, लेकिन आप इस शब्द को देखो एन एम एल ए। अब ये एम जो है इंग्लिश में क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन अगर इसकी साउंड की अगर हम बात करेंगे तो साउंड की एम, एल और ए से चालू हुआ ना, तो ए क्या है, स्वर है, तो इसलिए हमने एन लगा दिया। इसी तरह से एन एलिफेंट है ना, तो इसीलिए मैंने कहा ये जो दूसरा रूल लिखा हुआ है ना पीछे, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हालांकि ये भी सही है, ए बर्ड बिगिनिंग विथ वोवल, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, तो उन एक्सेप्शंस को छोड़ देना है। हमें ध्यान देना है कि बिफोर ए वोवल साउंड, कि जो शब्द, जो नाउन लिखी हुई है उसका साउंड अगर वोवल है तो वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एमपी, एन आवर। अब यहाँ पे देखो एन, अब देखो एच से शुरू हो रहा है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इसकी ध्वनि देखो एन एयर, ए बोलते हैं इसे ना, इसका मतलब होता है वारिस, तो एन एयर। इसी तरह से एफ हो तो रहा है कॉन्सोनेंट से चालू, लेकिन एफ आई आर ए, इसलिए लगाया एन, एन एफ आई आर। इसी तरह से एन एम एल ए। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, बस इतनी सी बात है इनकी कि कब हमें ए का प्रयोग करना है और कब करना है एन का। तो ये बात हो गई, और इसी से के साथ आप ये समझ सकते हो कि भाई ए और एन जो है हमारा समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी राम कहानी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिला के बात इतनी ही है कि ए और एन का प्रयोग सिर्फ इतना ही है। 3 इसके बेसिक रूल हमें ध्यान रखने हैं कि कोई भी नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है और इनडेफिनेट है, तो उसके साथ हम ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। और ये भी हमने देख लिया कि किसके साथ ए का प्रयोग करेंगे और किसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। अब इसके अलावा भी कुछ और रूल हैं जो इन्हीं का विस्तार है। ये जो बात हमने सीखी ना ए एन के संबंध में, इसी का विस्तार है। अब उस विस्तार की ओर बात कर लेते हैं कि ए और एन का प्रयोग और कहाँ कहाँ किस किस तरह से होता है ना, थोड़े थोड़े से वेरिएशन से,
उनको देख लेते हैं। हालांकि मेन बात जो है, हमारा फंडामेंटल रूल जो है वो यही रहेगा। तो पहली बात देखते हैं, व्हेन वी मेंशन एनी पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी किसी वस्तु का या जब भी किसी व्यक्ति का रेफरेंस हम पहली बार दे रहे हैं, तब हम ए का या फिर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही लिव्स इन एन ओल्ड हाउस, अब हमने कहा, पहली वाक्य की शुरुआत की है। अब सुनने वाले को नहीं पता है कि वो कौन से घर में रहता है, तब उसके आगे हमने क्या किया, एन लगा दिया। यहाँ पे ए या एन है ना। ही लिव्स इन एन ओल्ड हाउस। आई वॉन्ट टू परचेज अ बुक, अब पता नहीं है कि भाई कौन सी किताब है ना, बस एक किताब खरीदनी है। तो एक किताब खरीदनी है तो कोई सी भी किताब हो सकती है, पहली बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं तो लगा दिया ए। आई वॉन्ट टू परचेज अ बुक। नेहा इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर की कई वेराइटीज होती हैं, कोई सी भी डॉक्टर हो सकती है नेहा, है ना। तो नेहा इज ए डॉक्टर। इसी तरह से शी इज अ लवली गर्ल। एक बात और ध्यान देना है कि अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो गर्ल तो हो गया नाउन, लवली हो गया एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये आर्टिकल तो जो है ये किसके लिए आएगा, नाउन के लिए लगेगा। तो ये ए जो लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये गर्ल के लिए लगा हुआ है। ये बस गर्ल की विशेषता बता दी आपने कि गर्ल कैसी है, लवली। तो पहली बार हमने इसका जिक्र किया तो यहाँ पर भी जो है ए आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, शी इज अ लवली गर्ल। तो किसी भी वस्तु का या किसी भी पर्सन का जब हम पहली बार जिक्र करेंगे, हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि किसकी बात हो रही है, तब ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगली बात देखते हैं। अगला रूल कहता है, इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास। इस रूल को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना ना, 3 स्टार लगा लेना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल। क्या मतलब है इसका, इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास। देखो क्या है कि मान लो कोई एक प्रजाति है, उस प्रजाति में से किसी एक व्यक्ति के माध्यम से हम पूरी प्रजाति के बारे में बात करना चाहते हैं। दोबारा सुनना, कि कोई एक प्रजाति है, कोई भी एक क्लास है, उस क्लास के बारे में हम बात करना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति को इंडिविजुअली बात करना चाहते हैं, तब हम प्रयोग करते हैं ए या एन का। जैसे अ स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। अब हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ इसके माध्यम से, है ना, हम कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो एक विद्यार्थी के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों के बारे में बात करना चाहते हैं कि अ स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, अ स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। तो हम क्या कहना चाहते हैं, एक विद्यार्थी के माध्यम से जो है सारे विद्यार्थियों के बारे में जो है बात करना चाहते हैं, एक विद्यार्थी को कंसीडर करते हुए। अगला देखो, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब देखो हम क्या है कि यहाँ पे बात तो सारी गायों की कर रहे हैं, लेकिन एक गाय को हम इंडिविजुअल कंसीडर कर पा रहे हैं। आगे जो है ना, इस रूल को मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि इसी तरह की बात को कहने के लिए हम द का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन वो आ जाएगा समझ में कि किस तरह से द का प्रयोग भी करते हैं। अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। तो फिर जो है हमने क्या किया, एक गाय के माध्यम से सारी गायों की बात की, और हमने ये बताया कि भाई गाय जो है एक यूजफुल प्राणी है। इसी तरह से अ सोल्जर मस्ट ओबे हिज सुपीरियर, कि भाई कोई भी जो सैनिक होता है, यानी कि एक सैनिक को या फिर सैनिक को अपने सुपीरियर के आदेश का पालन करना चाहिए। मस्ट ओबे हिज सुपीरियर। तो इस तरह से कि भाई कोई भी क्लास है, उस क्लास के बारे में आप जानकारी देना चाहते हो, लेकिन क्लास से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है या फिर कोई भी जानवर है या कोई भी वस्तु है, उसको आप इंडिविजुअल, उसको आप सेपरेट कंसीडर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसे सेपरेट तरीके से मान पा रहे हो, तब आप क्या करोगे, ए का प्रयोग करोगे। तो ये हुआ दूसरा रूल, है ना। तो ध्यान रखना है, दूसरा रूल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ए और एन का। यानी कि ए या एन के, ए के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक जनरल बात करते हैं, किसी भी क्लास के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट देने के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस जनरल स्टेटमेंट की खासियत यह होती है कि हम उस जनरल स्टेटमेंट में उस जिस चीज़ के बारे में जनरल बात की जा रही है उसे बिल्कुल इंडिविजुअल कंसीडर कर पाते हैं। आगे बताऊंगा तो और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा ना, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। दूसरा रूल हुआ। अगला देखते हैं, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा, वाट ए के साथ जब हम एक्सक्लेमेशन, वाट ए के साथ एक्सक्लेमेशन, यानी कि जब आश्चर्य व्यक्त करते हैं तब भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाट एन इंटरेस्टिंग बुक। तो ये रही बुक, ये बुक के आगे आ गया एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग। भाई बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग, लेकिन आर्टिकल तो लगेगा ना बुक के लिए, तो वाट एन इंटरेस्टिंग बुक। वाट एन आइडिया,
व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ नॉनसेंस, ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि नॉनसेंस जो है वो अनकाउंटेबल है ना, कि क्या बकवास है ना, व्हाट अ नॉनसेंस। तो जब नॉनसेंस अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल लगने का सवाल ही नहीं है, तो ए यहाँ से हम हटा देंगे। सिर्फ हम क्या बोलेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा व्हाट है, तो इस स्ट्रक्चर में भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, अगली बात देखते हैं कि बिफोर ए पर्सन अननोन टू द स्पीकर, बिफोर ए पर्सन अननोन टू द स्पीकर, इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर ए पर्सन अननोन टू द स्पीकर, कि भाई जो बोलने वाला है, स्पीकर जो है, उसे पता नहीं है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ए नरेश वाज सर्चिंग फॉर यू, जैसे मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि यार कोई नरेश तुम्हें ढूंढ रहा था। अब पता नहीं है ना कौन सा नरेश है, जो बोलने वाला है उसे नहीं पता भाई ये इतना पता है कि नरेश नाम का आदमी था, लेकिन वो नरेश कौन था मैं जानता थोड़ी हूँ उसे, कि वो मेरा दोस्त था या तुम्हारा दोस्त था, मेरा भाई था या तुम्हारा भाई था। बस इतना सा पता है कि भाई तुम्हें कोई ढूंढने आया था, मैंने उसे पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया था कि मेरा नाम नरेश है। तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यार कोई नरेश तुम्हें ढूंढ रहा था, ए नरेश वाज सर्चिंग फॉर यू, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, नरेश ऐसा लगता है कि डेफिनेट है, लेकिन फिर भी डेफिनेट होते हुए भी ये इनडेफिनेट ही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ए नरेश वाज सर्चिंग फॉर यू, तो यहाँ भी जो है हम क्या करेंगे कि ए का प्रयोग करेंगे। अगला देखो, दिस पार्सल हैज़ बीन सेंट फॉर यू बाय ए राजेंद्र। अब देखा आपने किसी के लिए कोई गिफ्ट भेजी गई है और उस गिफ्ट पे किसी का नाम लिखा हुआ है कि सेंट बाय राजेंद्र। अब आपको पता थोड़ी चल गया कि भाई ये राजेंद्र कौन सा राजेंद्र है, कोई पहचान निश्चित थोड़ी हो गई उसकी। तो यह अभी भी इंडेफिनेट बना हुआ है, और इंडेफिनेट बना हुआ है तो ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखना, बिफोर ए पर्सन अननोन टू द स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसे अगर नहीं पता, वह नहीं जानता कि किस व्यक्ति के संबंध में बात की जा रही है, तब भी हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, बेसिक रूल हमारा हर जगह सेम चल रहा है कि ए या एन का प्रयोग हम उस जगह कर रहे हैं जहाँ पर चीज़ें इंडेफिनेट हैं, जहाँ पर हमारी नाउन इंडेफिनेट है। तो ये जो दो वाक्य देखे ना हमने, इन दोनों वाक्यों में भी जो है ना नरेश है या फिर राजेंद्र है, ये इंडेफिनेट बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्सल भेजा गया है, दिस पार्सल हैज़ बीन सेंट फॉर यू, कि भाई ये पार्सल तुम्हारे लिए भेजा गया है, इस पर नाम लिखा हुआ है राजेंद्र का, तो किसी राजेंद्र ने भेजा है। अब पता नहीं कौन सा राजेंद्र है, वो तुम्हारा भाई है, मेरा भाई है, तुम्हारा दोस्त है, मेरा दोस्त है, पता नहीं कौन है, पूरी तरीके से वो अननोन है, बस नाम पता है उसका कि कोई राजेंद्र। तो इस तरह से भी हम क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग और किस तरह से किया जा सकता है। टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। देखो अब हम क्या करते हैं कि कभी कभी एक प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का एक पर्टिकुलर नाम होता है ना, कि हाँ भाई ये राम है, ये ताजमहल है, ये भोपाल है, ये दिल्ली है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इन्हें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। अब देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला माई फादर इज़ अ हिटलर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ पर हिटलर की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, हिटलर का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिटलर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी मनमर्जी से अपने ऑर्डर चलाता है, वो मतलब हुआ। तो काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो हिटलर की तरह हो सकते हैं, जो अपनी मनमर्जी से ऑर्डर चलाते हैं। तो हिटलर यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कि अपनी मनमर्जी से अपने ऑर्डर चलाते हैं। उन्हीं में से एक मेरे पापा हैं, जैसे ये मानो ये मेरे फादर हैं, उन्हीं में से एक मेरे फादर हैं। तो क्या हुआ, कई सारे हो गए ना, इन्हीं में से एक। तो बस इस तरह से क्या हुआ कि चीज़ों को आपने क्या किया, एनी का रूप दे दिया कि माय फादर इज़ ए हिटलर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिता भी जो हैं एक उस तरह के व्यक्ति हैं, है ना। तो हिटलर यहाँ पे क्या कर रहा है, हिटलर यहाँ पे एक कैटेगरी को दिखा रहा है पूरी की पूरी, उस कैटेगरी में से एक मेरे पापा हैं। यानी कि हिटलर एक ऐसी कैटेगरी को प्रदर्शित कर रहा है जिस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी मनमर्जी चलाते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं कि देयर इज़ अ माइकल जैक्सन इन माई विलेज। अब यहाँ पे माइकल जैक्सन लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि भाई प्रॉपर नाउन है, लेकिन नहीं, यहाँ पर माइकल जैक्सन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा नाचने के शौकीन हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा नाच पसंद है। तो कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह जो है नाचने में अपनी रुचि रखते हैं।
तो उन्हीं में से एक व्यक्ति है जो कि मेरे पड़ोस में रहता है, तो बस वो व्यक्ति इंडेफिनिट हो गया। तो देयर इज अ माइकल जैक्सन इन माई विलेज, तो उन खूब सारे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है ना, उसको हमने क्या बोल दिया, एक तरीके से कह दिया कि माइकल जैक्सन। तो यहाँ पर माइकल जैक्सन जो है वह प्रतिनिधित्व कर रहा है किस चीज़ का, माइकल जैक्सन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसको कि नाचने का शौक है। अगला देखते हैं, तो इसको भी इस तरह से ध्यान रखना है ना कि टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसे कॉमन नाउन बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसे कॉमन बना दिया। अब यहाँ पे हिटलर, हिटलर का मतलब नहीं रहा, इसी प्रकार माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन का मतलब नहीं रहा यहाँ पे, तो मतलब बदल गया, तो फिर आर्टिकल का यूज़ भी बदल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम हिटलर की बात कर रहे होते तब यहाँ पर हम ए का प्रयोग नहीं करते। अगर हम यहाँ पर माइकल जैक्सन की बात कर रहे होते तब हम यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि तब हम इन्हें प्रॉपर नाउन मानते। प्रॉपर नाउन मानते इसका मतलब है ये चीज़ें एकदम डेफिनेट हो जाती, प्रॉपर हो जाती, तो प्रॉपर नाउन के आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग करने की ज़रूरत है ही नहीं। प्रॉपर नाउन अपने में पर्याप्त है। भाई प्रॉपर नाउन को बताने की जरूरत थोड़ी है कि ये इंडेफिनेट है, डेफिनेट है। प्रॉपर नाउन अपने आप में बताता है कि चीज़ें बिल्कुल पहचान में आ रही हैं आपके, बिल्कुल क्लियर कट। अगला देखते हैं और किस तरह से हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। विथ यूनिट्स एंड रेट, जैसे पर का सेंस देना हो ना, कि पर केजी हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई कि बनाना जो है पर केजी क्या भाव दिए है ना, तो पर केजी ना तब इस तरह से बोलते हैं 20 अ किलो, है ना, कि भाई 20 रुपये के किलो, है ना, 20 रुपये के किलो के हिसाब से। एज वेल एज सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, या फिर कुछ क्वांटिटीज़ की फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे ए कपल ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए थाउजेंड ऑफ, है ना। इस तरह से क्या है, कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं, इनके साथ भी हम ए का प्रयोग करते हैं आर्टिकल, है ना। अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। अब एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा। आई अर्न 10,000 रुपीज़ अ मंथ। अब देखो यहाँ पे पर का सेंस आ रहा है, यहाँ पे आप पर का प्रयोग भी कर सकते हो ना, कि भाई मैं जो है पर मंथ 10,000 रुपीज़ कमाता हूँ, है ना। तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो ना, तो इस तरह से भी हम ए का प्रयोग करते हैं कि आई अर्न 10,000 रुपीज़ अ मंथ, है ना, कि भाई महीने में इतने कमाता हूँ, तो इस तरह से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बनानास आर सोल्ड ₹20 अ किलो। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो, इसका मतलब है पर किलो का बनाना की जो रेट है ना वह क्या है, 20 रुपये है, कि बनानास आर सोल्ड ₹20 अ किलो, कि भाई बनाना जो है 20 रुपये के किलो के हिसाब से हम बेचते हैं ना। तो इस तरह से भी हम पर के सेंस में भी ए का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और देखो, आई नीड हाफ अ डजन एग्स, कि भाई मुझे जो है आधा दर्जन अंडे चाहिए, है ना, मुझे आधा दर्जन अंडों की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लिखते हैं हाफ अ डजन, इसका मतलब हो गया आधा दर्जन। तो इस तरह से भी हम यूनिट्स के साथ भी या पर के सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। या फिर जैसे आप देखो और देखते हैं आगे कि जैसे देखो वी ईट 3 टाइम्स अ डे, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 टाइम्स अ डे का हो गया कि भाई दिन में हम कितनी बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं ना। तो वही पर का सेंस आ गया यहाँ पर भी, है ना, 3 टाइम्स ए डे, है ना। जैसे मंजन हम दिन में 2 बार करते हैं, तो ट्वाइस अ डे। तो इस तरह से भी हम जो है इनका प्रयोग करते हैं। अगला देखो ए लार्ज नंबर ऑफ, या फिर अ कपल ऑफ, है ना। तो इस तरह से भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ये क्या है, एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी संख्या। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हुआ स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी संख्या। वर प्रेजेंट इन माई क्लास, यानी कि मेरी क्लास में काफ़ी सारे विद्यार्थी उपस्थित थे। आई विल रिटर्न इन अ कपल ऑफ मिनट्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, आई विल रिटर्न इन अ कपल ऑफ मिनट्स, कि भाई मैं कपल ऑफ मिनट्स का मतलब है कि भाई 2 मिनट में या 3 मिनट में, मतलब जल्दी आ ही रहा हूँ मैं ना, कोई ज़्यादा देर नहीं लूँगा, अभी आ ही रहा हूँ। कपल ऑफ मिनट्स का मतलब हुआ कि 2 मिनट में या 2 से 3 या 4 मान लो, बस आ ही रहा हूँ। तो इस तरह से भी हम इसका प्रयोग करते हैं ना, अ कपल ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना। तो इस तरह से भी हम ए का प्रयोग करते हैं या फिर एन का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, ये जो है काफ़ी रोचक प्रयोग है। ये जो हम प्रयोग पढ़ रहे हैं ना, नंबर 7वां ए और एन का, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। ये क्या है कि जब किसी वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब हम क्या करते हैं, एक ए का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, कि हम जो है टहलने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया है जाना, कि हम जा रहे हैं, लेकिन किस लिए, टहलने के लिए। तो टहलना जो है यहाँ पर एक नाउन की तरह प्रयोग हो गया। तो आपने क्या लगा दिया, फॉर अ वॉक। फॉर अ स्विम, वह गया, कहाँ गया, तैरने के लिए, है ना। तो यहाँ पर गया जो है मतलब जाना जो है मुख्य क्रिया है, लेकिन तैरना जो है नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। फॉर अ राइड, आर यू कमिंग फॉर अ राइड, क्या आप एक सवारी के लिए मेरे साथ आ रहे हो। तो इस तरह से फॉर अ राइड। हैव अ ड्रिंक,
अब यहाँ पे ड्रिंक जो है ना, ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरह से जब भी नाउन की तरह हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी वर्ब को, तब भी वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। फॉर अ टॉक, हैव अ फाइट, है ना। तो इस तरह से और भी काफ़ी शब्द होते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि गिव ए ट्राई, अब ये क्या लिखा हुआ है, गिव अ ट्राई। अब ये आपने बोला, अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एक जो है आप कोशिश करके देख लो, है ना। तो कोशिश यहाँ पे क्या हुआ, कोशिश यहाँ पर जो है एक तरीके से नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके आगे जो है इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस रूल को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि किसी भी वर्ब को जब नाउन की तरह हम इस्तेमाल में करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं कि विथ सर्टेन फिक्स्ड फ्रेजेस, इसके अलावा भी और कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं। अब देखो आर्टिकल जो है ये ऐसा चैप्टर है कि ठीक है, कुछ बातें मैंने आपको बता दी, कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपको समझा दिए, इसके अलावा कुछ रूल्स भी हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन इनके बावजूद भी जब तक आप विस्तृत रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको आर्टिकल की पूरी गहरी समझ हो ही नहीं पाएगी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी टाइम लेता है आपका, कि जब तक आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी ना, तो धीरे 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 करते आपको जो है ना एकदम समझ में आ जाएगा पूरा आर्टिकल का खेल, है ना। अब देखो ये जैसे कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने कहा कि मैंने बोला कि ही वॉज इन अ रेज, क्या मतलब होता है रेज का, रेज का मतलब होता है गुस्से में होना, है ना। कि जब हम बात करते हैं ना रेज का मतलब होता है गुस्से में होना। तो ये क्या है, इनको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक तरह की ईडियम्स हैं ये, इनको एक तरह की आप ईडियम्स भी कह सकते हो, या फिर एक तरह की फिक्स्ड फ्रेज भी आप इन्हें कह सकते हो। इन अ हरी, अब देखो इन अ हरी जब भी आप प्रयोग करते हो ना, जैसे हम कहें कि यार वो बहुत जल्दी में था, ही वॉज इन अ हरी, है ना, इसका मतलब वो बहुत जल्दी में था। एट अ लॉस, तो देखो मैंने कहा ना आपको कि भाई ये क्या है, कुछ एकदम फिक्स्ड है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनका जब भी प्रयोग होगा इसी तरह से प्रयोग करेंगे। क्या मतलब होता है एट अ लॉस का, एट अ लॉस का मतलब होता है कि समझ में न आना, क्या करें और क्या न करें, है ना। ऐसी स्थिति जब होती है ना, तब हम बोलते हैं ही वॉज एट अ लॉस, है ना, कि समझ में नहीं आया क्या करें ना करें। अ पिटी, इट वॉज अ पिटी, है ना, कि तो इस तरह से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक बिल्कुल एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। इसके अलावा अशेम, है ना, तो ये आप देखोगे कई बार जो है वाक्य लिखे होते हैं और इनका प्रयोग किया होता है। फिर आप कह सकते हो कि ये शेम जो है ये काउंटेबल तो नहीं है शेम, लेकिन फिर भी इसके आगे जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है ना, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि काउंटेबल, कि भाई काउंटेबल होना चाहिए तभी जाके हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ आप इनको एक ऐसे अपवाद समझ सकते हो, ये कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ये जो है एक तरह की फिक्स्ड फ्रेजेस में आती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो 12 लिखी हुई हैं तो 12 ही हैं, कई सारी होती हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जो है सभी का उल्लेख तो कर नहीं सकते एक साथ, है ना, कि कितनी है कितनी नहीं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको जो है समझ में आने लगेगी कि हाँ अच्छा इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। और देखते हैं, है ना, मेक ए शेम, टेक अ रिस्क, रिस्क लेना, टेल ए लाई, है ना, प्लीज डोंट टेल अ लाई, है ना, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। इन अ फिक्स, क्या मतलब होता है इन अ फिक्स का, इसका मतलब होता है कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को बोलते हैं हम इन अ फिक्स, कि यार मैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में था, आई वॉज इन अ फिक्स। इसी तरह से इन अ डिलेमा, क्या मतलब होता है डिलेमा का, जब आप डिलेमे में होते हो तो डिलेमा का मतलब होता है कि दो ऑप्शन हैं आपके पास या दो से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, है ना, और दुविधा की स्थिति निर्मित हो जाए कि ये करूं या वो करूं, है ना, कश्मकश की स्थिति निर्मित हो जाए, ऐसी स्थिति को बोलते हैं इन अ डिलेमा। हैव अ कोल्ड, है ना, कि यार उसे ठंड है, उसे जुकाम है, उसको भी इस तरह से हम प्रयोग करते हैं हैव अ कोल्ड। इसी तरह से हैव अ हेडेक, तो ये क्या है, कुछ बिल्कुल फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, इनके साथ में आप क्या करोगे हमेशा से जो है ये इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से प्रयोग में लाई जाती हैं। इनको एक तरह से आप कह सकते हो कि हाँ ये एक ईडियम की तरह, जैसे ईडियम फिक्स होती है ना, उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं होता, उसी तरह से ये भी एकदम फिक्स्ड होती है, इनमें भी किसी तरह का फेरबदल नहीं होता। अगला देखते हैं कि बिफोर सम अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन यूज्ड विथ एडजेक्टिव्स, देखो क्या होता है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, लेकिन अगर उनको एडजेक्टिव के साथ प्रयोग किया जाए तो उनके मूल अर्थ में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे नॉलेज है, अब ये नॉलेज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हम सीधा बोलेंगे कि एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही ताकत है ना, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन अगर हमने बोल दिया ना, यहाँ पे लगा दिया साउंड,
तो साउंड नॉलेज का मतलब होता है एक अच्छी नॉलेज, है ना, एक गहरी नॉलेज, एक ज़बरदस्त नॉलेज। तो हमने क्या किया, नॉलेज की कैटेगरी बना दी हमने। जब हम क्या करते हैं, किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन कर देते हैं, उस अनकाउंटेबल नाउन की सीमा निर्धारित कर दी हमने नॉलेज की कैटेगरी बना दी कि भाई एक हो गई साउंड नॉलेज, एक हो गई गुड नॉलेज, है ना, एक हो सकती है बैड नॉलेज, एक हो सकती है एक्सीलेंट नॉलेज। तो आपने क्या किया, नॉलेज के कई टाइप बना दिए, उन टाइप में से एक टाइप की नॉलेज की आप बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग कर लोगे, फिर हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, ये चक्कर है। इसी तरह से देखो कि जैसे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, अब एक्सपीरियंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनुभव होता है एक्सपीरियंस का मतलब। तो अगर जनरल सेंस में हम अनुभव की बात करेंगे तब हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने इसके साथ में किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया, तो आपने बोल दिया गुड अनुभव, बैड अनुभव भी हो सकता है ना, किसी का और ज़्यादा बुरा भी अनुभव हो सकता है, किसी का बहुत बेहतर अनुभव हो सकता है, बेटर अनुभव हो सकता है। तो आपने क्या किया, अनुभव की कई सारी कैटेगरीज बना दी, आपने अनुभव को डिफाइन कर दिया, कई कैटेगरी बना दी, और उस कैटेगरी में से एक कैटेगरी की आप बात कर रहे हो कि भाई गुड एक्सपीरियंस, है ना। इसी तरह से जैसे जीवन है, अब जीवन की अगर हम नॉर्मली बात करेंगे अगर, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड, जीवन जटिल है, लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जीवन बड़ा जटिल है। किसी आर्टिकल का कोई प्रयोग नहीं किया, क्यों, क्योंकि जब हमने जीवन की बात की तब हमने क्या किया, जीवन की उसी सेंस में बात की जिस सेंस में जीवन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपने कहा कि अ हार्ड लाइफ, है ना, ए हार्ड लाइफ भी हो सकती है ना, एक रिलैक्स लाइफ भी हो सकती है, एक और भी ज़्यादा रिलैक्स लाइफ हो सकती है, एक और भी ज़्यादा कठिन लाइफ हो सकती है। तो आपने क्या किया, लाइफ की कई कैटेगरी बना दी आपने, और उस कैटेगरी में से एक कैटेगरी की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, फिर आप ए का प्रयोग कर ही लोगे। तो इसी तरह के हैं ये कुछ सेंटेंसेस कि यू नीड अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर टू क्लियर दिस एग्जाम, कि आपके पास इंग्लिश की एक बहुत ही गहरी जानकारी, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर की इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इसी तरह से इसको देखो, वी हैड अ डेलिशियस डिनर यस्टरडे। अब देखो डिनर है, खाना खाने का काम है आपका, डिनर है, इसके साथ हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन फिर एक डिलीशियस डिनर हो सकता है, एक बैड डिनर हो सकता है, एक स्वादिष्ट डिनर हो सकता है, एक खट्टा डिनर हो सकता है, एक कड़वा डिनर हो सकता है, एक जहरीला डिनर हो सकता है। तो डिनर की कई कैटेगरी आपने बना दी उसके साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग करके। तब फिर आप क्या करोगे कि इसके साथ ए या एन का प्रयोग कर सकते हो, या ए एन या एन का प्रयोग फिर हम करेंगे। तो ही हैज़ वी हैड अ डेलिशियस डिनर यस्टरडे, कि भाई यस्टरडे जो है हमने बहुत ही अच्छा डिनर लिया। इसके बाद देखते हैं, ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, कि उसे पढ़ाने का बहुत अच्छा अनुभव है। इसी तरह से ही वॉज लिविंग अ हार्ड लाइफ ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के चलते वह बहुत ही कठिन जीवन जी रहा था। तो आया समझ में, नॉलेज, डिनर, एक्सपीरियंस, लाइफ, कुल मिला के ऐसे नाउन्स जो अनकाउंटेबल है, लेकिन जब उसके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो हम क्या करते हैं, उस नाउन को क्या करते हैं, हम उसको जो है डिफाइन कर देते हैं, उसकी लिमिटेशंस बना दी हमने, उसको निर्धारित कर दिया हमने। अब इसका वही मतलब नहीं रहा जो होना चाहिए था, इसकी हमने कैटेगरी बना दी, और उन्हीं कैटेगरी में से एक कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो था रूल था, है ना, इसको भी ध्यान से देखना। अगला देखते हैं, एक और बात समझते हैं हम कि यूज ऑफ ऑलमोस्ट इंस्टीड ऑफ द वर्ड वेरी। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी जो है ना, ये जो ऑलमोस्ट लिखा हुआ है ना, इस ऑलमोस्ट का मतलब वेरी के सेंस में प्रयोग किया जाता है ना। तो क्या है, कभी कभी हमें मोस्ट लिखा हुआ मिलता है तो हम सोचते हैं कि यार मोस्ट है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो इसके आगे तो द लगना चाहिए। नहीं, द का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि जब हम वेरी का सेंस देना चाहते हैं, मतलब बहुत, जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अ मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, इसका मतलब है वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी लगी ना आपको, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि अ मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी। अ मोस्ट अमेजिंग सनराइज, सूर्योदय, है ना, एक बहुत ही अमेजिंग मतलब बहुत ही आश्चर्य भरा, बहुत ही ज़बरदस्त, है ना, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य भरा, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक सूर्योदय। तो यहाँ पर अ मोस्ट का मतलब हुआ वेरी। और उदाहरण देखो तो समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह बहुत ही आकर्षक महिला है। लेकिन अगर मैं कहूँ शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन ऑफ माई कॉलेज, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सुपरलेटिव डिग्री की तरह जो है मोस्ट का प्रयोग किया, कि
कि मेरे कॉलेज में जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं में वह महिला सर्वाधिक सुंदर है। तो अब क्या किया, अब हमने क्या किया, सुपरलेटिव डिग्री का सेंस आ गया, इसलिए अब यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है ना कि भाई हम किस तरह से जो है बात को कहना चाह रहे हैं। तो ये जो पहली बात है, यहाँ पर हम यह कहना चाह रहे हैं, हम सिंपल बताना चाह रहे हैं, किसी से कोई तुलना नहीं करें, हम यह कहना चाह रहे हैं कि यार वो बहुत ही आकर्षक है ना, कि कोई भी महिला है वो बहुत ही आकर्षक है, हम इतना कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम यह बताना चाह रहे हैं कि किन लोगों में वह सबसे ज़्यादा आकर्षक है, तब हम वहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। जैसा कि दूसरे वाक्य में हमने देखा कि भाई मेरे कॉलेज में जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं में से सर्वाधिक आकर्षक है वह, तो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन ऑफ माई कॉलेज। तो ध्यान में रखना इसको भी है ना, इसको भी जो है कभी कभी पूछते हैं प्रश्न बना के। तो ये थी हमारी ए और एन की कहानी। तो ये सारे के सारे रूल्स जो अभी हमने देखे आप है ना, इनको एक बार अच्छी तरीके से देख लें है ना। कोई भी बात जहाँ पे आपको लगता है ना कि कुछ गड़बड़ है, मामला थोड़ा समझ में नहीं आया ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ना। तो एक बार इनको पूरों को देख लें अच्छी तरीके से, इन पे बेस्ड जो है काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं और मेरे ख्याल से ये पर्याप्त हैं। अगर आप इनको एक बार देख लेंगे ना अच्छी तरीके से, तो ये रूल्स आपके जो है पूरे की पूरे पर्याप्त हैं। इसके बाद में आप कर पाओगे डिटरमाइन कि कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है। अब हम देखते हैं द को। द का रोल है डेफिनेट। द का मतलब होता है डेफिनेट, मतलब या तो जिसके बारे में पहले जिक्र किया जा चुका है। जैसे कोई कहानी चल रही है, उस कहानी के बारे में कहा गया कि एक राजा था, तब तो हम क्या पढ़ेंगे, देयर वाज अ किंग, एक राजा था है ना। अब इसके बारे में कहेंगे, फिर अब जब इस राजा की आगे बात करेंगे ना, तब बात दोबारा हो रही है, ऑलरेडी मेंशन्ड, तब हम उस राजा के आगे द लगा देंगे। कोई ऐसा टॉपिक या कोई एक ऐसी नाउन जिसके की चर्चा चल रही है, अंडर डिस्कशन है, तो आप द का प्रयोग करोगे। कोई ऐसी बात जो कि बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को पता है, रीडर और लिसनर दोनों को अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी है, जिस चीज़ की बात की जा रही है, तब अभी हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब द के साथ खास बात है कि द का प्रयोग सिंगुलर के साथ भी किया जा सकता है, प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी किया जा सकता है। खास बात जो है वो ये कि द का प्रयोग किसी भी चीज़ को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। डेफिनेट का मतलब होता है कि मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको भी पता है। अगर हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह टॉपिक जो है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो हम द लगाएंगे। मैं कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है, तब हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं ताजमहल की बात करता हूँ, ताजमहल का मुझे भी पता है, आपको भी पता है ना, वेल नोन ताजमहल, आगरा वाला ताजमहल एक ही ताजमहल है, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे द लगा देंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, समझते हैं हम है ना, द बुक विच यू गेव मी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पे हमने अ क्यों नहीं लगाया, हमने अ यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया, हम उस बुक की बात कर रहे हैं जो तुमने मुझे दी थी। तो देखो पता चल गया ना किस बुक की बात हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि कोई मनमानी बुक की बात हो रही है या किसी भी बुक की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर उस बुक की बात हो रही है जो तुमने मुझे दी थी, इसलिए हमने यहाँ पे किया द बुक। द बुक विच यू गेव मी है ना, कि वह बुक जो कि तुमने मुझे दी थी वाज नॉट इंटरेस्टिंग, वह इंटरेस्टिंग नहीं थी। अगला देखो, आई एम गोइंग टू द किचन। अब किचन के आगे हमने द क्यों लगाया, मानो कि भाई आप एक घर में बैठे हुए हो है ना, जैसे आपकी बीवी और आप दोनों बैठे हुए हो। अब आपने आपकी बीवी से कहा कि मैं किचन में जा रहा हूँ, तो आपकी बीवी को पता है ना कि किस किचन में जा रहे हो, आप अपने ही घर के किचन में जा रहे हो, इसलिए हमने द का प्रयोग कर दिया कि सुनने वाले को भी पता है और बोलने वाले को भी पता है। तो सुनने वाला और बोलने वाला जब दोनों को बात पता होती है कि किसकी बात हो रही है, तो वहाँ पर आप द का प्रयोग कर लेते हो, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू द किचन, तो इसका मतलब है कि हस्बैंड अपनी बीवी से कह रहा है कि भाई मैं जो अपनी किचन है ना उसी किचन में जा रहा हूँ, तो बस आई एम गोइंग टू द किचन। इसी तरह से कुड यू ओपन द विंडो, कुड यू ओपन द विंडो, मैं अपने दोस्त के साथ एक रूम में बैठा हुआ हूँ और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ इशारा करते हुए कुड यू ओपन द विंडो, तो दोस्त को दिख रहा है कि मुझे कौन सी खिड़की खोलनी है। अगर वहाँ पर 10-12 खिड़कियाँ हैं और पता नहीं है, मेरे दोस्त को समझ में नहीं आया अगर कौन सी खिड़की खोलनी है, तो फिर यहाँ पर ए का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि वो जो रूम है उस रूम में 2 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कुड यू ओपन द विंडो, इसका मतलब है एक ही विंडो है वहाँ पे जो दिखाई दे रही है दोस्त को, इसलिए कहा गया कुड यू ओपन द विंडो, यानी कि जिस विंडो की बात हो रही है वह सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को पता है। अगला देखते हैं, तो ये बात हुई और ये बस इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो ये द का प्रयोग पूरा हो गया, द की कहानी पूरी हो गई, बस इतनी सी कहानी है। लेकिन विस्तार में जाना पड़ता है हमें थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि क्या है ये बहुत ही बारीक चीज़ है थोड़ी सी, तो पकड़ में नहीं आती, फिर हम याद करने बैठ जाते हैं।
जैसे सन के आगे हम द लगाते हैं, द सन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नोन है, सभी को पता है कि भाई एक ही सूरज है जिसकी बात हो रही है ना, तो इसलिए हम उसके आगे लगाते हैं। अर्थ के आगे हम द लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? एक ही अर्थ है हमारा, प्लेनेट अर्थ, उस अर्थ की हम बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी चीज़ जो है, जो वेल नोन कैटेगरी में आती है, जिसके बारे में पता है या जिसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, तो ये बस इतनी सी ही कहानी है, इन्हीं का विस्तार हम जो है पढ़ने वाले हैं द में। तो समझते हैं अब आगे। और तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं ना कि यूनिक ऑब्जेक्ट है ना। अब कहने को तो ये रूल बन गया, लेकिन रूल का मतलब क्या हुआ? रूल का मतलब ये हुआ कि भाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ एक ही है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्कशन जो जिसकी बात हम कर रहे हैं ना वो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो उसके बारे में जनरली पता होता है, जो कह रहा है उसको भी और जो समझने वाला है उसे भी। जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, एक ही संसार है। द गंगा, एक ही नदी है गंगा नाम की, तो जब मैं बोलता हूँ गंगा, अच्छा गंगा, वही तो द गंगा मतलब वो नदी जो कि भारत की प्रसिद्ध नदी है, जो कि भारत की पवित्र नदी है, फेमस नदी है, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो बस द गंगा। द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द निकोबार्स, द पनामा कैनाल है ना, ये पनामा नहर। द विक्रांत, ये जहाज का नाम है ना, द विक्रांत। इसी के अलावा द रामायण है ना, कोई भी प्रसिद्ध पुस्तक है ना, द रामायण। द राजधानी एक्सप्रेस है ना, कोई भी ट्रेन है, वेल नोन ट्रेन है ना। इसके अलावा द ईस्ट, द वेस्ट है ना, कि भाई दिशा की अगर हम बात कर रहे हैं तब हम लगा दिया। अखबार के नाम के आगे द टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, वेल नोन है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, अच्छा द टाइम्स ऑफ इंडिया एक ही अखबार है। इसके अलावा द लेबर पार्टी। अब देखो किस तरह से जो हम धीरे धीरे चीज़ों की शुरुआत करते हैं। देखो आज जो है किसी भी पार्टी का अगर हम उल्लेख करें, जैसे हम कहते हैं कि हम क्या याद कर लेते हैं, हम याद कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के आगे द लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है द? वो इसलिए लगाया जाता है कि देखो इंग्लिश शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लिश की शुरुआत हुई है ब्रिटेन से, है ना। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, ब्रिटेन की लैंग्वेज है ना, इंग्लैंड की लैंग्वेज है। तो अब क्या हुआ कि जब वहाँ पर क्या है कि मुख्य पार्टीज जो होती थी, तो ये जैसे लेबर पार्टी हो गई है ना, एक या दो पार्टी मुख्य पार्टी होती थी, तो एक या दो पार्टी है। जब पार्टी की बात आप करते हो तो ये पता होता है व्यक्ति को कि किस पार्टी की आप बात कर रहे हो। अच्छा लेबर पार्टी, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमने क्या किया, इस आर्टिकल के कंसेप्ट को जब इंडिया में अप्लाई किया तो फिर हम भी लगाने लगे उसी तरह से। अच्छा कांग्रेस के आगे भी द कांग्रेस बोलो, द बीजेपी बोलो, द बसपा बोलो, तो इसी तरह से हम पार्टियों के नाम के साथ उनका उल्लेख करने लगे और हमें पता चल जाता है कि अच्छा एक ही पार्टी है, ठीक है, तो फिर लगा देते हैं इसको, द बोल देते हैं, वेल नोन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। द ग्रैंड होटल, ठीक इसी प्रकार से आज तो क्या है, होटल हर मतलब ये मानो कि हर कस्बे में खुल गए हैं, लगभग जगह जगह होटल आप देख सकते हो, छोटी मोटी जगह पे भी आप होटल देख सकते हो। लेकिन शुरुआत की आप जो है कल्पना करो कि जब नए नए होटल बनना चालू हुए थे तब कितने होटल हुआ करते थे। अभी भी जो है छोटे शहरों में, बिल्कुल छोटे शहरों में होटल नहीं होते, अब तो खुलने लगे हालांकि। तो होटल भी जो है ना वेल नोन हुआ करते थे। जब भी हम बात करते थे ना तो कुछ ही होटल हुआ करते थे, एक दो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार होटल, है ना। ऐसा नहीं कि एक जगह पे, जैसे कोई मुंबई है तो ऐसा नहीं कि मुंबई में 25-50 होटल खुले हुए हैं, सिर्फ 4 या 5 होटल हुआ करते थे। तो जब हम होटल की बात करते थे तो होटल भी बिल्कुल वेल नोन हुआ करता था, तो इसलिए जो है हमने इनके साथ भी जो है द लगाने लगे, द ग्रैंड होटल। इसी प्रकार से क्या है कि कुछ देश, जैसे कि हम बात करते हैं ना, ऐसे देश जिनका कि नाम थोड़ा लंबा होता है, जैसे लंबे होने के क्या मतलब, जैसे इनको बोलते हैं ना यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह के जो नाम होते हैं ना, ये USSR, UK, USA, इस तरह के जो लंबे लंबे नाम होते हैं ना इनके, जिन देशों के, उनके नाम के साथ आप क्या करते हो, द का प्रयोग करते हैं ना। या फिर जैसे कुछ देश है उनके नाम के साथ भी हम द लगाते हैं, जैसे द नीदरलैंड। लेकिन ज़्यादातर जो देश हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, है ना, इनके साथ ज़्यादातर देश जो है ना, इनको हम प्रॉपर नाउन कंसीडर करते हैं और इनके साथ द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन मैंने बताया कुछ ऐसे देश हैं जो कि संयुक्त नाम होते हैं, एक लंबा नाम होता है ना, कई चीज़ों से मिलके बने होते हैं, तो उनके आगे हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द नीदरलैंड से है ना, एक दो कुछ और भी देश हैं जिनके साथ हम द का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ पत्रिकाओं के नाम के साथ भी हम जो है द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फ्रंट लाइन, द ताजमहल, बिल्कुल वेल नोन है ना, सभी को पता है। इसके अलावा जैसे द वाइट हाउस है ना, अमेरिका का जो वाइट हाउस है ना, उसके साथ भी हम द लगाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, पता है कौन से सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जब भी हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भाई एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अब इसके कुछ अपवाद देख लेते हैं हम, जैसे ये बहुत पूछा जाता है, जैसे एवरेस्ट है। एवरेस्ट को क्या मानते हैं हम, एवरेस्ट के आगे हम द नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि हम एवरेस्ट को एक तरीके से प्रॉपर नाउन कंसीडर करते हैं ना, मानने की बात है, इसको हमने प्रॉपर नाउन मान लिया तो एवरेस्ट के आगे नहीं लगाते। जावा है,
द्वीप का नाम है। अगर द्वीप समूह है तब तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो आपने देखा था यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आया था ना, हाँ ये देखो, द निकोबार, इसका मतलब है निकोबार द्वीप समूह, जो कि बहुत बड़ा द्वीप समूह है। उसके आगे हमने द लगाया। लेकिन अगर एक छोटे से द्वीप की हम बात कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, उसका प्रॉपर नाम हो जाएगा और उसके आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे जावा। इसके आगे अगला देखते हैं, जैसे कि इंडिया टुडे है ना। अब ये क्या है, पत्रिका का नाम है। तो पत्रिका के नाम में जो है कुछ पत्रिकाओं के नाम के आगे लगा देते हैं, कुछ के आगे नहीं लगाते हैं ना। वो कंसीडर करने की बात है ना। धीरे धीरे क्या है, एक ट्रेडिशन बनता चला जाता है, तो उससे भी जो है कुछ आर्टिकल्स सेट हो जाते हैं ट्रेडिशन के हिसाब से। भूटान है ना, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये क्या है, देश के नाम है, प्रॉपर नाम है ये, तो इनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बकिंगम पैलेस है। अब क्या है, ट्रेडिशन ही तो है कि व्हाइट हाउस के पहले आप द का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन बकिंगम पैलेस जो कि कहाँ पे है हमारा, एक तरीके से ये है, ये ब्रिटेन में है बकिंगम पैलेस है ना, इंग्लैंड में। तो बकिंगम पैलेस के आगे जो है हम नहीं लगा रहे हैं द, है ना। तो ये क्या है, कुछ ट्रेडिशंस के हिसाब से भी चीज़ें सेट हो जाती हैं कि कहाँ हम द का प्रयोग करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल रूल है वो फंडामेंटल रूल यही है कि द का प्रयोग हम ऐसी चीज़ों के आगे करेंगे जो कि वेल नोन है या फिर ओनली वन है, जिसके बारे में आपको पता है, बोलने वाले को पता है और सुनने वाले को पता है ना। तो ये एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, आर्टिकल द का प्रयोग से संबंधित जो है, विथ ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, है ना। तो जैसे हमने बोला द फर्स्ट मैन। अब याद है हम क्यों लगा रहे हैं इसके आगे द, हम इसके आगे द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपने डेफिनेट बना दिया आदमी को। कौन से आदमी की बात कर रहे हो आप, हम पहले वाले आदमी की बात कर रहे हैं। तो पहले वाले आदमी की बात कर रहे हो तो पता चल गया। जैसे एक कतार व्यक्तियों की खड़ी हुई है, ये कतार में आदमी खड़े हुए हैं, मैंने कहा द फर्स्ट मैन, तो ये रहा फर्स्ट मैन, है ना, ये रहा फर्स्ट मैन। तो फर्स्ट मैन को आपने क्या किया, बिल्कुल डिसाइड कर दिया ना कि कौन सा है फर्स्ट मैन, ये वाला है फर्स्ट मैन। तो बस उसके आगे द लगा दो, डेफिनेट बना दिया आपने उसे। तो कुल मिला के द से संबंधित काफ़ी सारे रूल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उन रूल्स का जो एक आधारभूत बुनियादी नियम है, जो फंडामेंटल नियम है, वह यही है कि किसी न किसी तरह से हम उस नाउन को डेफिनेट बना देते हैं। इसी तरह से द लास्ट चैप्टर, आपने कहा द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो ये रही किताब, और इस किताब के कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो आप, लास्ट चैप्टर की। तो आपने डेफिनेट बना दिया कि ये रहा लास्ट चैप्टर, तो आपने उसके आगे द लगा दिया। तो जैसे ही चीज़ डेफिनेट हुई, आप उसके क्या आगे क्या करोगे, द का प्रयोग करोगे। अगला देखते हैं, विथ सुपरलेटिव्स। क्यों लगाते हैं हम सुपरलेटिव्स के आगे द, इसलिए लगाते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि क्लास का सबसे लंबा लड़का, तो बता दिया ना हमने, डेफिनेट कर दिया। क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम किस बच्चे की बात कर रहे हैं, हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो सबसे लंबा है, तो हो गया डेफिनेट। तो इसलिए द टालेस्ट बॉय, द बेस्ट प्लेयर, है ना। तो इस तरह से जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तब क्या करेंगे, हम आर्टिकल का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग जो है सुपरलेटिव्स के साथ में करेंगे। तो इस तरह से ये ऑर्डिनल्स हो गया, ये सुपरलेटिव्स हो गया। अगला देखते हैं कि कुछ जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं या फिर सरकार की जो ब्रांचेस होती हैं ना, गवर्नमेंट ब्रांचेस होती हैं, उनके आगे भी हम जो है क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पुलिस की बात कर रहा हूँ, है ना, द पुलिस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किस पुलिस की बात की जा रही है यहाँ पे, भाई उसी पुलिस की बात की जा रही है ना। कोई देश है, उसकी पर्टिकुलर जो शाखा है, पता है आपको भी, जब हम पुलिस की बात कर रहे हैं तो किस पुलिस की बात यहाँ पर की जा रही है ना। तो क्या बोला हमने, द पुलिस, है ना। द एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, कि भाई भारत देश है, उसकी कार्यपालिका की बात हो रही है। तो जब मैं बोलता हूँ या अखबार में जब एग्जीक्यूटिव शब्द प्रयोग किया जाता है ना, कार्यपालिका के संदर्भ में अगर एग्जीक्यूटिव का प्रयोग किया जाता है, तो आपको भी पता है भाई कार्यपालिका कौन सी है, हमें भी पता है, तो बस उसके आगे एग्जीक्यूटिव लगा दिया। द नेवी से हमें समझ में आ जाता है कि देश की नौसेना की बात की जा रही है, तब हम क्या कर देते हैं, उसके आगे नेवी लगा दिया। आर्मी, कि भाई देश की आर्मी के बारे में बात की जा रही है, तो द आर्मी। इसी तरह से द जुडिशरी, न्यायपालिका। तो कुल मिला के आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, ये भी जो है एक तरीके से वेल नोन होती हैं, पता होता है कि किसकी बात की जा रही है, तो इनके आगे भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, अगला यूज़ देखते हैं हम इसका द का, कि जैसे कि हिस्टोरिकल डायनेस्टीज़ है। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, कोई ऐतिहासिक वंश है ना, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जिसके बारे में आपको पता है। कोई बड़े बड़े साम्राज्य हैं,
जिनके बारे में आपको पता है, जैसे रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, तो इनके बारे में पता है ना हमको, एक लगभग लगभग सभी को पता है, तो बस इनके आगे भी हम द का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ भी डेफिनेट हो जाती है। इसी तरह से कोई कास्ट है, जैसे मराठा जाति, राजपूत जाति, है ना, तो बिल्कुल एक जो फेमस है, जो वेल नोन है, उनके आगे भी जो है कास्ट के आगे भी हम प्रयोग कर लेते हैं। कोई ऐसा इवेंट है ना, जो कि बहुत ही खतरनाक इवेंट था, मतलब है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई कोई बड़ी क्रांति हुई है ना, जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ऐसे कोई इवेंट है जो कि वेल नोन है, सभी को पता है, बहुत ही कॉमन है, उनके आगे भी हम जो है द का प्रयोग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें भी बिल्कुल डेफिनेट है। कोई युद्ध है, जैसे वर्ल्ड वार हुआ है ना, या फिर एक तरीके से कोई भी युद्ध हुआ जो काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में आपको जो है पूरी नॉलेज है, सभी जानते हैं। कोई रिवॉल्यूशन हुआ, कोई क्रांति हुई, है ना, कि भाई रूस की क्रांति हुई या फ्रांस की क्रांति हुई, है ना, जिनके बारे में ऐतिहासिक रूप से सभी को पता है, तो इन सब के आगे हम क्या कर लेते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी जो है ना एक तरीके से डेफिनेट हो जाती हैं। द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता वंश, गुप्त वंश, द रोमन एम्पायर, है ना, कि रोमन एम्पायर सभी जानते हैं, रोमन साम्राज्य, द मराठा जाति का नाम हो गया, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, है ना, कि जो फ्रांस की क्रांति है, या फिर द सिविल वार, है ना, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना, तो इस तरह से इनके साथ भी हम जो है द का प्रयोग करते हैं। अगला एक और यूज़ समझते हैं हम, और ये जो यूज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। अब देखते हैं क्या है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे पियानो, वायलिन या फिर फ्लूट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग जनरल सेंस में किया जाए, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग बजाने के संदर्भ में किया जाए, अबाउट प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग उसे बजाने के संदर्भ में करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उस पूरे क्लास को रिफर करना चाहते हैं। ध्यान से समझना है, इसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी जैसे मैंने कहा, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द तबला। अब यहाँ पे हम तबला नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एक तबले को बजाने का शौकीन नहीं हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तबला बजाने का शौकीन हूँ। यहाँ पे तबला रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी की पूरी क्लास को। तो जब कोई नाउन अपनी पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, तब हम उसके साथ में द का प्रयोग करते हैं। जब कोई नाउन पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, तब हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। और आएगा आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी ध्यान से देखो इसे। तो जब मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द तबला, तो इसका मतलब नहीं है कि भाई मुझे तबला बजाना आता है, कोई भी तबला हो, मुझे तबला बजाना आता है, मुझे तबला बजाने का मैं शौकीन हूँ। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं ना। तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वायलिन है, पियानो है, फ्लूट है। जैसे ए लॉट ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड, ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, है ना, कि काफ़ी सारे प्रयास की ज़रूरत होती है टू लर्न द फ्लूट, बांसुरी बजाना सीखने के लिए। यहाँ पे बांसुरी जो है कलेक्टिवली रिफर कर रही है सारी की सारी बांसुरियों को। ये जितनी भी बांसुरी है पूरे विश्व में, उन सभी बांसुरियों को कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से रिफर कर रही है ये फ्लूट, है ना, कि भाई मैं जो है एक बांसुरी बजा सकता हूँ। बांसुरी का मतलब है कि बांसुरी में सारी कैटेगरी आ गई बांसुरी की, मुझे बांसुरी बजाना आता है, तो मैं सारी बांसुरियाँ बजा सकता हूँ। तो इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो ध्यान में रखना, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो आप, कि द का प्रयोग एक ऐसी नाउन के साथ भी हम करते हैं जब उस नाउन के माध्यम से पूरी प्रजाति को सामूहिक रूप से बताना हो। ध्यान रखना, द का प्रयोग ऐसी नाउन के साथ करते हैं जब हमें पूरी प्रजाति को सामूहिक रूप से रेफर करना हो। अभी और आगे पढ़ेंगे इसे ना, और चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। लेकिन अब जैसे मैं कहूँ कि आई परचेज्ड अ पियानो, अब मैंने यहाँ पे क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि ये कोई जनरल बात नहीं है, ये कोई जनरल बात नहीं बोल रहे हम, ये मैं अपने संदर्भ में कह रहा हूँ बात, है ना, मेरे संदर्भ में बात की जा रही है, और इसे बजाने की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे पियानो का मतलब है एक उपकरण, जैसे आपने कोई किताब खरीदी, कोई टेबल खरीदी, है ना, इसी तरह से आप कह रहे हो कि भाई मैंने एक उपकरण खरीदा, आई परचेज्ड अ पियानो, कि भाई मैंने एक पियानो खरीदा, है ना, एनी पियानो खरीदा। तो इस तरह से क्या है कि अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग जनरल सेंस में होगा या फिर बजाने के संदर्भ में होगा, तब तो हम उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि तब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पूरी की पूरी कैटेगरी को दर्शाना चाहते हैं, पूरी की पूरी कलेक्टिवली जो है उस नाउन को रेफर करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बात करना चाहते हो एक सिंपल उपकरण की तरह, एक
एक गुड्स की तरह है ना, एक सामान की तरह आप उसका प्रयोग कर रहे हो, तब आप उसके साथ क्या करोगे, अ का प्रयोग करोगे ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है ना, अगर रट लोगे ना तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना, आर्टिकल के साथ कॉमन सेंस को हमेशा ध्यान में रखना है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है जो रूल चल रहे हैं बिल्कुल उनके हिसाब से चलेंगे। आपको वाक्य समझना है, सारे के सारे आर्टिकल जो है ना वाक्य के अकॉर्डिंग ही पेश किए जाएंगे, मतलब वाक्य के अकॉर्डिंग ही लगेंगे। तो अगला रूल देखते हैं इससे संबंधित। तो अगला रूल है द प्लस एडजेक्टिव, कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ आपने द जोड़ दिया है ना, तो वो क्या करता है ना, एक क्लास ऑफ पर्सन है ना, पूरी की पूरी क्लास को दिखाता है। जैसे दिस प्लान विल अफेक्ट द पुअर, क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे द पुअर का मतलब है गरीब लोग, द पुअर का मतलब है गरीब लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार आदमी, सारे के सारे ईमानदार आदमियों का वर्ग, सारे के सारे गरीब आदमियों का वर्ग। तो द प्लस एडजेक्टिव का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस पूरी की पूरी कैटेगरी के व्यक्तियों को हम दिखाना चाहते हैं। तो दिस प्लान विल अफेक्ट द पुअर का मतलब हुआ कि यह प्लान गरीबों को प्रभावित करेगा। वी शुड रेस्पेक्ट द ऑनेस्ट, हमें ईमानदार व्यक्तियों की है ना, कि भाई जितने भी ईमानदार व्यक्ति है ना उस पूरी कैटेगरी को दिखाना चाह रहे हैं हमें ना। तो क्या हुआ इसका मतलब कि पूरे की पूरे जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो सारी कैटेगरी, हमें ईमानदार व्यक्ति जो हैं उनका सम्मान करना चाहिए है ना। तो ये भी बहुत ही कॉमन यूज है ना, अक्सर हम देखते हैं कि द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट है ना, तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, पूरी की पूरी क्लास को जो है रिफर करना चाहते हैं। तो द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग, द ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार लोग है ना, द क्राफ्टी का मतलब हो गया चतुर लोग, चालाक लोग है ना, चंट चालाक लोग है ना। तो इस तरह से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल द का प्रयोग है ना। तो यहाँ तक हुए हमारे है ना। तो बस इसी तरह से कुल मिला के सारे एक फंडामेंटल रूल बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। आर्टिकल द का फंडामेंटल रूल जो है वो बार बार चलेगा, और उस बार बार चलने वाले रूल का एक ही नियम है कि आपको किसी भी तरह से चीज़ों को डिटरमाइन कर देना है, उसे डेफिनेट कर देना है। जैसे ही चीज़ें डेफिनेट हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे, उसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं